नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस बारे में कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह बताएंगे कि ये योजना किसानों के लिए किस तरह से पहले से बेहतर साबित होगी और किसान पूरी मेहनत से खेती में लगकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। वियतनाम ने भारतीय मूंगफली के आयात पर प्रतिबंध हटाया। आम के बागों में समेकित प्रबंधन। सब्जी उत्पादन में प्लास्टिक पलवार का उपयोग। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय मूंगफली के आयात पर वियतनाम ने 9 महीनों के बाद औपचारिक रूप से प्रतिबंध हटा लिया है। वियतनाम ने 9 महीनों के बाद बाजार पहुंच उपलब्ध कराते हुए औपचारिक रूप से भारतीय मूंगफली के आयात पर प्रतिबंध को हटा लिया है। वियतनाम कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने औपचारिक रूप से इस फैसले की जानकारी भारत सरकार को देते हुए कहा है कि वियतनाम का पौधा संरक्षण विभाग 18 जनवरी 2016 से मूंगफली के लिए आयात स्वीकृति जारी करेगा। इस प्रतिबंध को वियतनाम प्रतिनिधिमंडल की दिसंबर 2015 में हुई भारत यात्रा के मद्देनजर हटाया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत में मूंगफली निर्यात की प्रमाणीकरण व्यवस्था और निर्यात प्रक्रियाओं के साथ साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं को देखने के बाद संतुष्टि प्रकट की थी। गौरतलब है कि वियतनाम ने 6 अप्रैल 2015 से भारत से मूंगफलियों के आयात को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया था। इस समस्या के समाधान के लिए DAC एंड FW ने संबंधित समस्या के लिए की गई जांच और किए गए उपायों के साथ साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी की विस्तृत रिपोर्ट वियतनाम को भेजी थी। इस समस्या के समाधान के लिए DAC एंड FW ने संबंधित समस्या के लिए की गई जांच और किए गए उपायों के साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी की विस्तृत रिपोर्ट वियतनाम को भेजी थी। आम भारत का महत्वपूर्ण फल है जो पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणकारी होता है। इसके साथ ही आम से कई प्रकार के उत्पाद और पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। आम भारत का महत्वपूर्ण फल है जो पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणकारी होता है। इसके साथ ही आम से कई प्रकार के उत्पाद और पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग के वैज्ञानिकों ने आम के बागों में समेकित प्रबंधन विधियां विकसित की हैं। जनवरी के महीने में आम में गुच्छों की विकृत आकृति की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नई कलियों या नए बड़े हुए पुष्प गुच्छों को विकसित न होने देना उत्तम होता है। पाला से बचाव के लिए सिंचाई करना आवश्यक होता है। छोटे पौधों के ऊपर छप्पर बनाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो पाले से नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। छप्पर का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग खुला रखना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश पौधे को मिल सके। फरवरी माह में चूर्णी फफूंद से प्रभावित पत्तियों और विकृत आकृति वाले पुष्प गुच्छों को हटाकर जला देना चाहिए। चूर्णी फफूंद के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वेटवल सल्फर का पहला छिड़काव करना बेहतर होता है। घोल में तरल साबुन या शैम्पू मिलाया जाता है ताकि फफूंदी नाशी अच्छी तरह से चिपक जाए और ज्यादा असरकारी हो। आमतौर पर पौधे की आयु के अनुसार एक पौधे के लिए 10 से 20 लीटर घोल का छिड़काव किया जाता है। खरपतवार को रोकने और मृदा तापमान को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पलवार लगाए जाते हैं। इससे नमी और लाभकारी जीवों की संख्या और गतिविधियों में इजाफा होता है। खरपतवार को रोकने व मृदा तापमान को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पलवार लगाए जाते हैं। इसमें नमी और लाभकारी जीवों की संख्या तथा गतिविधियों में इजाफा होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक द्वारा पलवार की विधि विकसित की है। प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी आसान होती है। कम घनत्व वाली काले रंग की प्लास्टिक पलवार सस्ती और टिकाऊ होती है। इसके प्रयोग से खरपतवार नहीं उगते, जिसके कारण ये काफी लोकप्रिय है। पलवार से नमी, तापमान व खरपतवार नियंत्रण, मृदा संरक्षण, उर्वरक रिसाव में कमी, रोग नियंत्रण, सब्जी की गुणवत्ता में सुधार आदि लाभ होते हैं। सब्जियों में 20 से 25 माइक्रोन फिल्म वाली प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। एक पंक्ति के ऊपर इसे लगाकर बीच में या आवश्यकतानुसार पंक्ति के दोनों किनारों को दबाया जाता है।
बड़े व्यास के पाइप अथवा पंच को गर्म करके छेद बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही पलवार बिछाने से पहले खाद, उर्वरक आदि खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। पलवार के एक किनारे को मिट्टी में दबाकर और रोपाई की दिशा के अनुसार खोलना चाहिए। पलवार को सही रखने के लिए हमेशा चारों तरफ से दबाकर रखना चाहिए। बीज की बुआई अथवा पौधे की रोपाई पलवार के छिद्र से सीधे कराई जाती है। पलवार लगी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई सबसे बेहतर होती है। बहाव सिंचाई में बिना पलवार वाली जगह पर नालियां बनाकर सिंचाई करना बेहतर होता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। पिछले 36 घंटों में उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बरसात हुई। अगर देश के विभिन्न हिस्सों के तापमान की बात करें तो कोंकण, गोवा और रायलसीमा में ज्यादातर जगहों पर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम रहा। वहीं तटीय ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। झारखंड के ज्यादातर इलाकों, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान हरियाणा के नारनौल में 3.6 डिग्री रहा। तेलंगाना के दक्षिणी हिस्सों में तिल की बुवाई जारी रखें, साथ ही मूंगफली की कम अवधि वाली किस्म की बुवाई करें। किसान मूंगफली की TAG 24 और KG 6 किस्म लगा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में टमाटर की फसल को ठंड से बचाएं। टमाटर की फसल को प्लास्टिक की चादर से ढककर ठंड से बचा सकते हैं। मणिपुर में टमाटर की रोपाई जारी रखें। मिजोरम में बैंगन और मिर्च की रोपाई जारी रखें। नागालैंड में मसूर, सरसों और फलों को ठंड से बचाएं। इसके लिए शाम के समय फसलों में हल्की सिंचाई करें। कोंकण में मूंगफली और सूरजमुखी में हल्की सिंचाई करें। तरबूज की फसल में पलवार करें। छत्तीसगढ़ में ही बस्तर के पठारी इलाकों में दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर तरीके यानी फव्वारा सिंचाई करें। इस तरीके से सिंचाई करने से फसलों को उनकी जरूरत के हिसाब से पानी तो मिलता ही है, साथ ही पानी की बचत भी होती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में मक्का और सूरजमुखी की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करना अच्छा रहेगा। ओडिशा के दक्षिणी पूर्वी मैदानी इलाकों में मूंगफली की बुवाई जारी रखें। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में प्याज की नर्सरी से रोपाई जारी रखें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में जिन किसानों ने नवंबर में गेहूं की बुवाई की थी और दिसंबर में पहली सिंचाई की थी, वो अब फसल में दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। दिल्ली के पश्चिमी अर्धशुष्क इलाकों में रबी की प्याज की नर्सरी से रोपाई करना बेहतर रहेगा। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में जिन किसानों ने गेहूं की बुवाई देर से की थी, वो गेहूं की फसल में सिंचाई का ध्यान रखें। फसल की जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहें। त्रिपुरा में भी बोरो धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। और यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कृषि दर्शन में। कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों के हितों में फसल बीमा में प्रीमियम राशि कम रखकर बीमा धारकों की संख्या बढ़ाने का भी ध्यान रखा गया है। इसमें बीज की बुआई और कटने के बाद खेत में खड़ी फसल को भी बीमा में शामिल किया गया है। इससे किसान कटने के बाद होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई भी कर सकेंगे। किसानों के कल्याण के लिए फसल बीमा योजना से किसान बेहद लाभान्वित होंगे। इसके प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। कृषि प्रधान देश भारत के किसानों की खुशहाली के लिए मौजूदा केंद्र सरकार खेत खलिहान से लेकर किसानों की दशा सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का मानना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, अन्न की कमी दूर होगी और हर तरफ खुशहाली नजर आएगी। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जहां मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह। मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है देश की कृषि और किसान। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली प्रतिबद्धता जो प्रधानमंत्री जी ने जताई थी वो स्पष्ट था कि यह सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित होगा। आज़ादी के 68 वर्षों तक विभिन्न सरकारों ने कर्तव्य दिखाए हैं, अच्छे भी कर्तव्य दिखाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाए जिनके कारण देश का किसान चक्रव्यूह में फंस गया। और इसीलिए मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण की योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। कृषि में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी का काम देश में तेज हुआ। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की मार से जो किसानों की तबाही होती है, किसान परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, खेती करता है, कर्जा लेता है, घर की पूंजी लगाता है, और जब प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता है तो एक तो राहत देने का जो पहले से योजना चल रहा था उसके मानदंड इतने कम थे जो राज्य आपदा कोष और राष्ट्रीय आपदा कोष से मिलते थे। उन मानकों में प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बढ़ोतरी की और इसका परिणाम यह हुआ कि अब राहत की बड़ी राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से राज्यों के माध्यम से किसान को जाना शुरू हुआ। अब ये बात अलग है कि राज्य सरकारें उसका किस प्रकार से निपटान करती है, लेकिन भारत सरकार ने राशि बढ़ाई। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में जो फसल नुकसान हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, उसकी पूरी भरपाई राहत से नहीं हो सकती थी। इसलिए देश में फसल बीमा योजना चल रही थी और उसमें इतनी विसंगतियां थी
कि जिसके कारण किसानों का जो नुकसान होता था, जितना का नुकसान होता था उसको नहीं मिलता था। एक तो पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रीमियम का रेट था, किसान को ज़्यादा प्रीमियम भी देना पड़ता था। इस सबके बावजूद किसान का नुकसान यदि 1 हेक्टेयर में 30,000 एकड़ की धान की खेती में लागत हुआ तो सरकार को अपने खजाने से पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए कैपिंग कर दिया था। प्रीमियम भी ज़्यादा लेना और किसान को पूरी भरपाई नहीं हो, इसके लिए कैपिंग। अगर 30,000 लागत है तो मुश्किल से उसको जिस जिले का जिस प्रकार का जो प्रीमियम का दर है समानुपातिक तरीके से वो कम हो जाता था। अभी 30,000 का है तो 10,000 मिला, 15,000 मिला। दूसरा कि फसल की कटाई हो गई, उसके बाद खेत में यदि पड़ा हुआ है तो उसका बीमा नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रकार से किसानों के लिए अमृत की तरह योजना है और इसमें पूरे देश के अंदर रबी का फसल 1.5% और खरीफ के फसल के लिए 2% प्रीमियम देना एक बहुत बड़ा किसान के लिए राहत का ये निर्णय हुआ कि रबी में 1.5%, खरीफ में 2% और समान रूप से पूरे देश में हर किसान को बीमा कराने पर देना है। फिर दूसरा कि जो कैपिंग था वो कैपिंग हटा दिया गया और किसान का यदि 1 हेक्टेयर में 30,000 का लागत है, 30,000 का बर्बाद हुआ तो कोई कैपिंग नहीं होगा, 30,000 का 30,000 उसका भुगतान होगा। श्री सिंह ने कहा कि किसानों के हितों में फसल बीमा में प्रीमियम राशि कम रखकर बीमा धारकों की संख्या बढ़ाने का भी ध्यान रखा गया है। इसमें बीज की बुआई और कटने के बाद खेत में पड़ी फसल को भी बीमा में शामिल किया गया है। इससे किसान कटने के बाद होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई भी कर सकेंगे। जो 2 और मुद्दे थे कि बुआई, जो बीज की बुआई होती है उसका बीमा नहीं होता था तो उसके भी बीमा का प्रावधान किया गया और कटनी के बाद यदि खेत में फसल पड़ा हुआ है तो 14 दिन तक भी यदि पड़ा हुआ है तो उसका भी बीमा होगा, उसकी भी भरपाई हो गई। तो ये जो निर्णय हुए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, इसके कारण किसानों को भारी सहायता मिलेगी, पूरी भरपाई होगी। और पहले जो व्यवस्था थी कि काफ़ी दिनों के बाद उनका भुगतान होता था। फसल बर्बाद हुआ, कर्जा लिया हुआ है, फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से कर्जा ले चाहे सरकार का कर्जा ले, कर्जा के बोझ के तले कितने परिवार समाप्त हो गए देश में। इसमें व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि 25% राशि का तुरंत भुगतान होगा और नई टेक्नोलॉजी से जितने लेखपाल हैं जो पंचायतों में रहते हैं उनको स्मार्टफोन देना, एक मोबाइल ऐप भी हमने जारी किया है, उसके माध्यम से तुरंत रिपोर्ट मंगाकर तुरंत उसकी राशि उसको मुहैया कराना। फिर ड्रोन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का भी विचार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट लेकर और शीघ्र से शीघ्र उसका भुगतान हो। तो नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने का हम लोगों ने तय किया है। तो कुल मिलाजुलाकर देश के किसानों के लिए ये बहुत अच्छी योजना है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसमें रुचि ली है, इसमें समय लगाया है और देश के विभिन्न विशेषज्ञों से भी जानकारी लेकर, राज्य सरकारों से भी बातचीत करके और किसान के लिए एक प्रकार का ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत कल्याणकारी योजना है। और मैं समझता हूँ कि देश का किसान जब तक सुरक्षित नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। इस दिशा में इस सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है और इससे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। श्री सिंह ने कहा, अभी तक करीब 20% किसान ही बीमा योजना का लाभ उठा पाते थे। प्रीमियम राशि कम होने से इसका दायरा बढ़ेगा और इसका फायदा 50% से ज्यादा किसानों को होगा। अभी तक जानकारी के अभाव में 20% किसान ही बीमा करा सकते थे। बीमित किसान देश भर में 20% है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों में 50% किसानों का हो और इसमें व्यवस्था है कि जो लोनी गैर लोनी है उनका भी बीमा हो, लेकिन जागरूकता नहीं। फिर कई राज्यों ने लैंड लीज पॉलिसी में प्रावधान किया है कि यदि बटाईदार है तो उसके भी खेत का बीमा हो सकता है। तो इस प्रकार से जितनी विसंगतियां थी उन तमाम विसंगतियों को दूर कर ये खरीफ के मौसम में 1 अप्रैल के बाद खरीफ के मौसम में योजना चालू होगी और निश्चित रूप से देश के किसानों को इससे का बड़ा लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए ये योजना किसी तोहफे से कम नहीं है। 1 अप्रैल 2016 से लागू होने वाली इस योजना से किसानों को कम प्रीमियम पर अधिक फायदा मिलने का रास्ता बन गया है। किसानों के कल्याण के लिए फसल बीमा योजना से किसान बेहद लाभान्वित होंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाइयों, ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा या कोई प्रतिक्रिया है, अपने पत्रों व ईमेल के माध्यम से लिख भेजें, क्योंकि हमें आपके पत्रों व ईमेल का इंतजार रहता है। अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी मुलाकात बेहतर दिन के साथ। नमस्कार।